तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वह मास्कमैन प्याओ म्याओ पैलेस के सभी लोगों को बताता है कि वह लोग यहाँ पर जिस पोर्टल को खोलने की कोशिश कर रहे हैं उस पोर्टल के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है और उस जगह पर जाकर कल्टीवेशन करने से वह सभी लोग ब्रेक थ्रू करके मार्शल एम्परर रेलम पर पहुंच सकते हैं। यह सुनते ही प्याओ म्याओ पैलेस के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस पोर्टल को खोलने में लग जाते हैं। अब हमें क्वीन चैन को दिखाया जाता है जो कि उस फॉर्मेशन पोर्टल से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वह नहीं चाहता है कि प्याओ म्याओ पैलेस के डिसाइपल्स उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करके दोबारा उसके पीछे पड़ जाए। और अब क्वीन चैन उस फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से अच्छी खासी दूरी पर आने के बाद एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है और अब वह अपने स्पेस जेट को बाहर निकालते हुए उसका यूज करके एक और बार उस फॉर्मेशन पोर्टल को देखता है और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वह लोग जिस फॉर्मेशन पोर्टल को खोलने की कोशिश कर रहे हैं वह एक डेमोनिक पोर्टल है। इसीलिए अब वह डिसाइड करता है कि वह इस फॉर्मेशन पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देगा। पर तभी अचानक से क्वीन चैन खुद से थोड़ी दूरी पर एक काफी खतरनाक ऑरा को सेंस करता है और अब क्वीन चैन उस ओर देखता है तो उसके सामने एक पोर्टल बनता है और अब उस पोर्टल के अंदर से कोई हंसते हुए बोलता है, बच्चे क्या तुम उस डेमोनिक फॉर्मेशन पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हो? ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर वह मोटा बिल्ला बाहर आता है जिसे देखते ही क्वीन चैन खुश होते हुए बोलता है, मोटे बिल्ले आखिर इतने दिनों से तुम कहाँ पर थे? तभी वह बिल्ला बोलता है, बेवकूफ मैं एक सुप्रीम एम्परर हूँ और यहाँ पर पूरे 9 हेवन और 10 अर्थ में मेरे सामने किसी के भी खड़े होने की औकात नहीं और तुम मुझे एक मोटा बिल्ला कहकर बुला रहे हो। अभी तुरंत मुझसे माफी मांगते हुए मुझे लॉर्ड माओ कहकर बुलाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। पर क्वीन चैन वहां पर कुछ भी नहीं बोलता है। तभी माओ क्वीन चैन के पास आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है जो देखते ही क्वीन चैन माओ का वहां पर सर सहलाता है और अब वह बोलता है, मोटे बिल्ले तुम यहाँ पर पहले से भी ज्यादा मोटे हो गए हो। यह सुनते ही माओ को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में बोलने लगता है, तुमने दोबारा से मुझे मोटा बिल्ला कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्वीन चैन बोलता है, अब तुम्हें यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने नोटिस कर लिया कि तुम्हारी कल्टीवेशन पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है, पर यहाँ पर तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना बन जाओ, रहोगे तुम एक मोटे बिल्ले ही। यह सुनते ही माओ को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, तो तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती करना बंद नहीं करोगे तो फिर ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। यह सुनते ही क्वीन चैन माओ के पीछे पीछे जाने लगता है। अब माओ काफी तेजी से टेलीपोर्ट होते हुए आगे की ओर जाए चले जा रहा होता है। वहीं पर क्वीन चैन भी अपनी फुल स्पीड में उसका पीछा कर रहा होता है, पर इसके बावजूद माओ के स्पीड के सामने क्वीन चैन की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो होती है जो देखकर माओ मन ही मन खुश हो रहा होता है। दूसरी ओर क्वीन चैन भी माओ की स्पीड को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है, यह तो वॉइड टेलीपोर्टेशन टेक्निक है। मेरी पिछली लाइफ में 9 मार्शल एम्परर के पास भी यह टेक्निक हुआ करती थी, पर माओ की टेक्निक उस टेक्निक से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। आखिर यह मोटा बिल्ला है कौन? अब माओ क्वीन चैन को एक काफी ज्यादा सुनसान जगह में लेकर आता है और बोलता है, क्वीन चैन पहले मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था क्योंकि हजारों सालों तक कैद रहने की वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई थी और मेरी कम पावर को देखकर तुमने मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुली किया, पर अब मेरी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा रिकवर हो गई है तो अब मैं तुमसे बदला लूंगा। यह बोलते हुए माओ अपने रियल फॉर्म में आते हुए काफी तेजी से क्वीन चैन के ऊपर अटैक करता है, पर तभी क्वीन चैन उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतनी सी पावर के साथ तुम मुझे यहाँ पर डरा सकते हो? अब माओ लगातार क्वीन चैन के ऊपर अटैक करने लगता है, पर क्वीन चैन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। तभी माओ का एक पंजा क्वीन चैन के हाथ पर आकर लगता है और अब यह देखकर क्वीन चैन सोचने लगता है, मैंने इस मोटे बिल्ले को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया, इसकी पावर सच में पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और अब क्वीन चैन माओ के ऊपर अपने एक स्पिरिचुअल बॉल से अटैक करता है, पर माओ बस चिल्लाकर उस स्पिरिचुअल बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर उस स्पिरिचुअल बॉल के ब्लास्ट होने की वजह से माओ भी वहां पर घायल हो जाता है और अब वह बोलता है, क्वीन चैन तुम्हारी भी पावर यहाँ पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है,
आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बस एक मामूली इंसान हो, तो आखिर तुम इतनी जल्दी अपनी कल्टीवेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? तभी क्विंचैन बोलता है, क्यों, क्या हुआ? बस मेरी इतनी सी ही पावर देखने के बाद यहाँ पर तुम्हारी हालत खराब हो गई। अब तक तो मैंने यहाँ पर शो ऑफ करना स्टार्ट भी नहीं किया है। और अब क्विंचैन अपनी लाइटनिंग ब्लड लाइन का यूज करते हुए वहां पर माओ के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखते ही माओ काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह भागते हुए क्विंचैन के सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है। पर क्विंचैन के थंडर अटैक से हर बार उसे वहां पर झटका लगता है, जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी क्विंचैन बोलता है, बस यहाँ पर इतने में ही तुम्हारी हालत खराब हो गई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। और अब क्विंचैन अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए रस्टी स्वॉर्ड के अंदर अपने थंडर ब्लड लाइन को मर्ज करने लगता है, जो देखते ही माओ बोलता है, तो तुम दोबारा से उस टूटे हुए स्वॉर्ड से मुझ पर अटैक करने वाले हो। पहले मैं कमजोर था, इसी वजह से उस टूटे हुए स्वॉर्ड ने मुझे डैमेज किया था, पर अब मैं पावरफुल बन गया हूँ। तभी क्विंचैन रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक थंडर बॉल से माओ के ऊपर अटैक करता है। माओ उस थंडर बॉल को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अब वहां पर माओ को लगातार बिजली के झटके लग रहे होते हैं, जिससे वह जमीन पर लौटते हुए तड़पने लगता है। अब क्विंचैन माओ के पास आते हुए बोलता है, मोटे बिल्ले, अभी तो मैंने बस यहाँ पर तुम्हें थंडर ट्रीटमेंट दिया है, अभी फायर ट्रीटमेंट बाकी है। यह बोलते हुए क्विंचैन अपने पास से ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकालता है और अब ग्रीन लोटस फ्लेम को देखते ही माओ की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि पिछली बार क्विंचैन ने ग्रीन लोटस फ्लेम का ही यूज करते हुए उसे सरेंडर करने पर मजबूर किया था। और अब माओ ग्रीन लोटस फ्लेम को देखते ही काफी ज्यादा डर जाता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है और अब वह डरते हुए बोलता है, क्विंचैन, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था, हम अच्छे दोस्त हैं और दोस्तों के बीच मजाक चलता है। और वैसे मैं तुम्हें एक काफी खतरनाक सीक्रेट बताने के लिए तुम्हारे पास आया था, तो क्या तुम एक बार उस फ्लेम को साइड में रखकर मेरी बात सुनोगे? यह सुनते ही क्विंचैन उस ग्रीन लोटस फ्लेम को हटा देता है और अब माओ क्विंचैन के पास आते हुए बोलता है, तुम उस डेमोनिक फॉर्मेशन पोर्टल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वह डेमोनिक फॉर्मेशन पोर्टल तुम्हें एक सीक्रेट रैलम में लेकर जाएगा और वह सभी मास्कमैन जो उस डेमोनिक पोर्टल को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वह सभी डीमन सीडलिंग्स हैं और उस सीक्रेट रैलम के अंदर जाकर डेमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वह और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं। अब यह सुनकर क्विंचैन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी माओ उसे बताता है कि डीमन सीडलिंग्स हाफ डीमंस होते हैं, जिनके फादर या फिर मदर में से कोई एक डीमन होता है और दूसरा इंसान। यह सुनकर क्विंचैन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी डीमन सीडलिंग्स के बारे में नहीं सुना होता है। तभी हसलमैन बाहर आते हुए क्विंचैन को बताता है कि उनके टियानवू कॉन्टिनेंट में कई सारे डीमन सीडलिंग्स मौजूद है और क्विंचैन भी पहले डीमन सीडलिंग से मिल चुका है। उसके डेमोनिक सेक्ट का डिसाइपल मोली भी एक डीमन सीडलिंग है। अब हसलमैन को देखते ही माओ उसके चारों ओर घूमने लगता है और बोलता है, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन यहाँ पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है, ऐसे क्या तुम मुझे सल्यूट नहीं करोगे? अब यह सुनते ही हसलमैन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलता है, एम्परर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं मास्टर क्विंचैन को यहाँ पर डीमन सीडलिंग्स के बारे में बताने में थोड़ा बिजी हो गया था। अब अपने सामने हसलमैन को हाथ जोड़े खड़ा देखकर माओ काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, हसलमैन तुम मुझे क्विंचैन से ज्यादा समझदार लगते हो। तभी क्विंचैन बोलता है, मोटे बिल्ले, तुम जानते हो कि वह सभी मास्कमैन डीमन सीडलिंग्स है और वह लोग डेमोनिक सीक्रेट रैलम में जाकर डेमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। इसके बावजूद आखिर तुम मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तभी माओ क्विंचैन के पास आते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। वह डेमोनिक सीक्रेट रैलम एक एंशिएंट रैलम है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में डेमोनिक एनर्जी के साथ साथ कई सारे सीक्रेट ट्रेजर्स भी मौजूद है और अगर उस सीक्रेट रैलम में जाकर कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर उन ट्रेजर्स को पा लेता है, तो उसकी पावर मार्शल एम्परर रैलम के पीक पर पहुंच जाएगी। साथ ही साथ उस जगह पर कई सारे एंशिएंट रून भी है और अगर उन एंशिएंट र्यून्स में मौजूद ट्रेजर्स को तुम हासिल कर लेते हो, तो तुम टियानवू कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन सकते हो। अब यह सुनते ही क्विंचैन वहां पर कुछ सोचने लगता है। तभी माओ उस जगह पर एक पोर्टल खोलता है और बोलता है, तुम इस जगह पर सोचते रहो, मैं तो चला अपनी पावर बढ़ाने। और यह बोलते हुए माओ वहां से चला जाता है।
अब माओ के वहां से जाते ही क्विंचन अपने स्पेस जेट को बाहर निकालते हुए माओ की लोकेशन को सर्च करने की कोशिश करता है, पर माओ उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। जो देखते ही क्विंचन गुस्से में बोलने लगता है, माओ ने यहाँ पर सच में काफी खतरनाक टेक्निक सीख ली है। तभी हसलमैन क्विंचन के पास आते हुए बोलता है, मास्टर तो अब हमें यहाँ पर आगे क्या करना है। क्विंचन बोलता है, हम उस मोटे बिल्ले की बातों पर यहाँ पर यकीन नहीं कर सकते हैं, पर पता नहीं क्यों उस मोटे बिल्ले की बातों में मुझे यहाँ पर सच्चाई लग रही है। और तो और अचानक से ही उसकी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो हमें उस डेमोनिक सीक्रेट रैलम में चलना चाहिए। पर इससे पहले मुझे यहाँ पर अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाना होगा। यह बोलते हुए क्विंचन हसलमैन को वापस से डीमन सप्रेसिंग फर्नेस के अंदर डालकर काफी तेजी से एक और उड़ जाता है। अब हमें कुछ महीने के बाद क्विंचन को दिखाया जाता है, जो कि अपने स्पेस जेट का यूज करते हुए अपने सभी साथियों को ढूंढ रहा होता है। और अब वह काफी तेजी से उड़ते हुए एक जगह पर आता है, और अब वह वहां से थोड़ी दूरी पर अपने साथ आए ओयांग पवेलियन के सभी लोगों को बैठा देखता है। अब उन लोगों को देखकर क्विंचन वहां से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक माउंटेन के पीछे चला जाता है। दूसरी ओर ओयांग पवेलियन के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कई सारे ब्लड बीस्ट को मारकर उनके कोर को इकट्ठा किया होता है, और उन सभी ब्लड बीस्ट कोर को रिफाइन करने के बाद उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। उन्हीं लोगों के बीच में लिंगसाओ भी बैठा हुआ होता है। वहीं पर वह गुस्से में बोल रहा होता है, क्विंचन की वजह से मेरे फैमिली के एल्डर लिंगजुन मारे गए, और क्विंचन का यहाँ पर कुछ भी अता पता नहीं। यह देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर क्विंचन मर चुका है तो मैं उसकी डेड बॉडी देखना चाहता हूँ, और अगर वह यहाँ पर जिंदा है तो मैं उसे अपने ही हाथों से मारना चाहता हूँ। तभी वह सभी लोग एक माउंटेन के पीछे से आ रहे अटैक के ऑरा को सेंस करते हैं, और अब मास्टर सीटू उस अटैक के ऑरा को देखते ही बोलते हैं, कोई उस जगह पर ब्लड बीस्ट के साथ फाइट कर रहा है। और अब वह अपने सभी डिसाइपल्स के साथ काफी तेजी से उस माउंटेन के पास जाते हैं, और अब वह जैसे ही वह लोग उस माउंटेन के पास पहुंचते हैं, वह सभी देखते हैं कि वहां पर क्विंचन एक जाइंट ब्लड बेयर के साथ फाइट कर रहा होता है। वहीं पर वह ब्लड बेयर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और बिना रुके लगातार क्विंचन के ऊपर अटैक किए चला जा रहा होता है, पर क्विंचन बिना किसी प्रॉब्लम के उस ब्लड बेयर के हर एक अटैक को डॉज कर लेता है। तभी ओयांग पवेलियन के बाकी सभी लोग भी उस जगह पर आ पहुंचते हैं, और अब वह क्विंचन को देखते ही बोलने लगते हैं, क्विंचन अभी भी यहाँ पर जिंदा है। क्विंचन पिछले कई महीनों से गायब था, जो देखकर हमें लगने लगा था कि क्विंचन मारा जा चुका है, और यह अब तक यहाँ पर जिंदा है और इसकी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी मास्टर सीटू अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करते हुए उस ब्लड बेयर को मार देते हैं, और अब उस ब्लड बेयर के मरते ही क्विंचन वहां पर थका होने का नाटक करने लगता है, और अब वह नाटक करते हुए अपने पास से एक पिल निकालकर खाता है, जिससे उसकी इंजरी वहां पर हील हो सके। जिसके बाद वह मास्टर सीटू को देखते ही भागते हुए उनके पास जाकर उन्हें ग्रीट करता है। तभी लिंगसाओ गुस्से में आगे आते हुए बोलता है, क्विंचन आखिर तुमने एल्डर लिंगजुन के साथ क्या किया? आखिर एल्डर लिंगजुन कहाँ पर है? मुझे तुरंत बताओ, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही क्विंचन बोलता है, एल्डर लिंगजुन तुम्हारे लिंग फैमिली के एल्डर है, और वह कहाँ पर है इस बारे में तो तुम्हें ही पता होना चाहिए। तभी लिंगसाओ बोलता है, एल्डर लिंगजुन तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे गए थे, पर अभी भी तुम यहाँ पर जिंदा हो, और एल्डर लिंगजुन का कुछ भी अता पता नहीं, यहाँ तक कि उनका लाइफ टोकन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। मुझे बताओ कि आखिर तुमने यहाँ पर एल्डर लिंगजुन को कैसे मारा? आखिर यहाँ पर तुम्हारे साथ कौन कौन मिला हुआ है? यह सुनते ही क्विंचन हैरान होने का नाटक करते हुए बोलता है, क्या एल्डर लिंगजुन सच में मारे गए? मुझे इस बारे में सच में कुछ भी नहीं पता। यह सुनते ही लिंगसाओ गुस्से में क्विंचन के ऊपर अटैक करता है, पर क्विंचन उसके अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक करते हुए उसे पीछे फेंक देता है। अब वहां पर क्विंचन की पावर को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और लिंगसाओ गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर इतनी जल्दी तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? क्विंचन हंसते हुए बोलता है, मैं एक जीनियस हूँ, और मैंने अकेले गुयू वर्ल्ड के सेकंड लेवल में इतने महीनों तक सरवाइव किया। मैंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, और इतनी ज्यादा मेहनत के बाद मेरी पावर अपने आप ही यहाँ पर बढ़ गई, जबकि तुम अब तक अपने एल्डर के पीछे छिपे हुए थे, जिस वजह से तुम कमजोर के कमजोर ही रह गए। यह सुनते ही लिंगसाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, और अब वह कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी लिंगसाओ का एक एल्डर उसे वहां पर रोक देता है, और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्विंचन तुम्हारी जुबान सच में बहुत ही ज्यादा चलती है,
और अब वो एल्डर अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, चुपचाप मेरे सवालों के जवाब दो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यह सुनते ही क्विंचेन वहां पर डरने का नाटक करने लगता है, जो देखते ही मास्टर C2 अपनी पावर का यूज करते हुए उस एल्डर के पावर प्रेशर को वहां से हटा देते हैं। तभी वह एल्डर मास्टर C2 से बोलता है, मास्टर C2, मेरे फैमिली के एल्डर लिंगजुन क्विंचेन के पीछे यहाँ पर आए थे और वह इस जगह पर मारे गए और क्विंचेन अभी भी यहाँ पर जिंदा है। इससे यह साबित होता है कि क्विंचेन ने या तो एल्डर लिंगजुन को यहाँ पर किसी ट्रैप के अंदर फंसाकर मारा, या फिर एल्डर लिंगजुन को मारने में क्विंचेन की यहाँ पर किसी ने मदद की है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने दो और हमारे बीच में ना आओ। यह सुनते ही मास्टर C2 गुस्से में उस एल्डर को देखने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।